नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र फगुआ और भांग के गहरे असर में थे। जब से दरबार में पहुंचे थे, खुसरो का एक होली दोहा रिपीट मोड में गुनगुना रहे थे। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे और हारी पी के संग। धृतराष्ट्र का अंदाज बहुत सूफियाना था, लेकिन हस्तिनापुर से लेकर जम्बूद्वीप या कहें कि पूरे आर्यावर्त का माहौल हिंदुआना हो रखा था। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। त्योहारों पर भी कुछ लोग जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे। इसी माहौल में संजय और दरबारी धृतराष्ट्र के दरबार में जमे थे। धृतराष्ट्र गाढ़ी ठंडई सवेरे सवेरे छक कर आए थे। दरबार में एक गायिका फगुआ गा रही थी। मोहब्बत में छूकर सजन मुझे फाक कर दो, लगाकर रंग गालों पर मुझे आबाद कर दो। भांग की पिनक में धृतराष्ट्र दोगुने उत्साह से वाह वाह कर उठे। धृतराष्ट्र की अतिरिक्त तेजी देखकर दरबारी और संजय अवाक उनकी ओर ताकने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, दरबार में कुछ और कामकाज होगा या फिर पूरे दिन गीत कवनई ही चलेगी। कहीं से कोई आवाज नहीं आता देख धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा उत्साहित हो गए थे। उन्होंने गायिका की तरफ कुछ उपहार उछाला और निकल लेने का आदेश दिया। इसके बाद वो संजय से मुखातिब हुए। उन्हें डंकापति की तेज तलब हो रही थी, सो बिना आगा पीछा सोचे उन्हें याद किया। संजय बोले, डंकापति फिर से इवेंट बाजी में मशगूल है महाराज। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे, घाम तापो पर्यटन। धृतराष्ट्र का मन उछलने लगा। उन्होंने पूछा, कहाँ इवेंट बाजी चल रही है? संजय ने कहा, देवभूमि में। काफी दिनों से डंकापति ने इवेंटों में आना जाना कम कर दिया था। बड़े दिन बाद देवभूमि में घाम तापो इवेंट का जायजा लेने गए थे। संजय ने बदस्तूर अपनी बात को आगे बढ़ाया। डंकापति का लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहता है। धंधा उन्हें समझ आता है, इसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। पहाड़ों में धंधा कैसे बढ़ाया जाए, वही डंकापति की चिंता का सबब था। गर्मियों में तो जनता पहाड़ों को रौंद ही रही है। अब डंकापति चाहते हैं कि सर्दियों में भी किसी बहाने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वाले पहाड़ों में मजमा लगाएं। इसी का इलाज ढूंढा है डंकापति ने, घाम तापो। धृतराष्ट्र को मजा तो आया, लेकिन उनका पर्यावरण प्रेमी मन अंदर ही अंदर कुलबुलाने लगा। वो धीरे से बोले, ऐसे तो पहाड़ों में गंध मच जाएगी। पहाड़ ऐसे ही दरक रहे हैं, पानी की कमी है। संजय ने कहा, पहाड़ों के पास बहुत ताकत है महाराज। डंकापति ने उस ताकत को पहचान लिया है, अब बस उस ताकत से पैसा बनाना है। धृतराष्ट्र को मजा नहीं आया, उन्हें समथिंग मोर चाहिए था। तब संजय ने कहा, शेर और मगरमच्छों के शौकीन डंकापति गद्दिनों शेरों के दांत गिनने गिर जा पहुंचे। संजय जारी रहे। कैमरा हाथ में लेकर कैमरामैन से फोटो खिंचवाने का जो सुख है, वह सिर्फ दुनिया में डंकापति ही बता सकते हैं। सिर्फ वही हैं जिन्होंने इस सुख का भरपेट लाभ लिया है। व्यक्ति हजार तरीकों से अपनी फोटो वीडियो बनाकर
पीआर प्रचार कर सकता है, लेकिन 3 हाथ का कैमरा हाथ में लेकर कैमरामैन से फोटो खिंचवाने का आइडिया सिर्फ डंकापति जैसा जीनियस ही सोच सकता है। धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। उनकी तसल्ली को विस्तार देते हुए संजय ने कहा, डंकापति का पिछला पूरा हफ्ता भांति भांति के जीव जंतुओं की सोहबत में बीता। संजय जारी रहे। उम्र और अनुभव के साथ डंकापति के शौक का दायरा भी बढ़ गया है। मगरमच्छ के बच्चे से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अब शेर, बाघ, अजगर, बिच्छू और बिस्खोपड़ों से खेलना शुरू कर दिया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के शरीर में सुरसुरी दौड़ गई। ठंडी आह भरते हुए उन्होंने पूछा, यह कौन सी जगह है जहां डंकापति इतनी बेतकल्लुफी से जंतुओं के बीच विचर रहे हैं? संजय ने कहा, महाराज, यह धनराज सेठ के बेटे का मनोरंजन घर है। धनराज सेठ ने बेटे को पिकनिक मनाने के लिए इस चिड़ियाघर का निर्माण किया है। धृतराष्ट्र के मन में सवाल उठा, क्या यह वीडियोबाजी भी डंकापति के काम के 18 घंटों में शामिल है? संजय ने कहा, महाराज, अब बात 18 घंटे से आगे निकल चुकी है। आपकी आंखों में मैंने कभी नींद भरी हुई नहीं देखी, कभी झपकी नहीं देखी, जबकि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हो। 20-20 घंटे काम करते हो। धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना। संजय ने स्वयं ही हस्तक्षेप किया। डंकापति राष्ट्रहित में ये सारे काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार को पता नहीं कि धनराज सेठ का बेटा इस तरह का कोई जंतुआलय चलाता है। धृतराष्ट्र ने अचरज से कहा, डंकापति को पता ही नहीं कि वो किसके अंगने में परफॉर्म कर रहे हैं। संजय ने कहा, शायद नहीं पता हो, पर एक बात तो है, डंकापति ने धनराज सेठ के बेटे के लिए अपनी सरकार का दिल खोल कर रख दिया है। कानूनन जिन जंतुओं को जंगल में होना चाहिए, जिनके छूने भर को अपराध घोषित कर दिया गया है, वो सब धनराज सेठ के बगीचे में कैद हैं और डंकापति उनके साथ वीडियोबाजी में मस्त हैं। उनकी सरकार कहती है, हमें तो बंतारा के बारे में कुछ पता ही नहीं। संयोग से जैसे जैसे अनंत अंबानी की योजनाएं बदली हैं, वैसे वैसे वन्य जीवों को लेकर भारत के कानून और नियमों में भी बदलाव हुए हैं। 2018 तक वन्य जीवों को लेकर बने कानून ने लुप्त प्राय प्रजातियों का मालिकाना हक निजी हाथों में जाने से रोका। हालांकि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और साथ ही देश भर के विभिन्न राज्य सरकारों ने इस कानूनी ढांचे को और कमजोर किया। वंतारा के 26 पिक्स मकाऊ ब्राजील के अत्याधिक लुप्त प्राय पक्षियों में शामिल हैं। उन्हें जर्मनी के एक विवादास्पद प्रजनन फोरम से जामनगर लाया गया। ये बस एक उदाहरण भर है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण एनजीओ ने उन तरकीबों के बारे में शिकायत की है जिसके माध्यम से वंतारा ने ये स्पिक्स मकाऊ हासिल किए, जिनकी संख्या दुनिया भर में केवल 200 या उससे भी कम है। एक पर्यवेक्षक के मुताबिक हाल ही में भारत में वन्य जीवों के व्यापार के विरुद्ध नियमों में ढील दिए जाने के कारण अंततः वंतारा एक प्रजनन फोरम भी स्थापित कर सकता है। धृतराष्ट्र ने संजय को टोका। सनद रहे कि डंकापति आर्यावर्त के स्वामी हैं। ये छोटे मोटे कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते। संजय सहम गए, कहीं गुस्ताखी तो नहीं हो गई। तभी धृतराष्ट्र ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसके बाद संजय ने वो कहानी प्रारंभ की जिसके बारे में अब तक सिर्फ कानाफूसी हो रही थी। किसी को मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। संजय ने बात को आखिरी सिरे से खोलना शुरू किया। आपने सुना होगा, महाराज डंकापति बीते दिनों कविराज की पुत्री की शादी में नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ सुना तो था। कितनी अच्छी बात है, डंकापति अपने दरबारी कवि साहित्यकारों के परिवारों से इतना गहरे जुड़े हैं। संजय ने यहीं पर धृतराष्ट्र को थाम लिया। महाराज, लगता है आपको नीलकंठ महाराज की कहानी नहीं पता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, वो कौन है?
नीलकंठ महाराज डंकापति की पार्टी के दिग्गज स्तंभ हुआ करते थे। 20 साल से मध्य देश के लंबरदार थे। फिर पिछले चुनाव में डंकापति को नीलकंठ महाराज से दिक्कत हो गई। उन्होंने नीलकंठ महाराज को मध्य देश की गद्दी से पदच्युत कर दिया। नीलकंठ महाराज ने इस अपमान का विषपान कर लिया, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन डंकापति को इतने से संतोष नहीं हुआ। वो आर पार की राजनीति करते हैं। गत दिनों नीलकंठ महाराज ने अपने 2 बेटों की शादी की, लेकिन डंकापति अपने दिग्गज लंबरदार के बेटों को आशीर्वाद देने का वक्त नहीं निकाल पाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत की शादी संपन्न हुई। इस भव्य समारोह में देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। दरअसल शिवराज के छोटे बेटे कुणाल चौहान आज यानी 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए हैं। कुणाल ने भोपाल में रिद्धि जैन के साथ 7 फेरे लिए हैं। कविराज की पुत्री की शादी में डंकापति ने माहौल बना दिया। दरअसल 2 शादियों में महत्वपूर्ण शादी चुनने की चुनौती थी। डंकापति ने कविराज को चुना। कविराज भी घाट घाट का पानी पीकर दक्षिणावर्त घाट पर लगे हैं। उम्मीद है उनका भी भला जल्द ही होगा। संजय अनवरत बोल रहे थे। अटकलें लगी कि आखिर नीलकंठ से ऐसा क्या बैर हुआ डंकापति को। दरबार के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नीलकंठ महाराज अपना वक्त आने की प्रतीक्षा में हैं। इस विषपान का अंतिम अध्याय तभी लिखा जाएगा जब नीलकंठ महाराज अपनी अंतिम चाल चलेंगे। इसी बीच एक सेवक होली की गुजिया धृतराष्ट्र और दरबारियों के सामने परोस गया। धृतराष्ट्र ने धकाधक 2-3 गुजिया उदरस्त कर ली। भांग उन्होंने पहले से चढ़ा रखी थी। मीठे ने भांग के साथ मिलते ही रंग दिखाना शुरू किया। धृतराष्ट्र को भरे दरबार सितारे नजर आने लगे। समूचा ब्रह्मांड एक जगह स्थिर हो गया और धृतराष्ट्र उसके चारों तरफ एस्केप वेलोसिटी से पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगे। तब दरबारियों ने समझ लिया कि दरबार खत्म हो चुका है। संजय के निर्देश पर कुछ सेवक उन्हें पालकी में लाद कर अंतःपुर को ले गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में फिलहाल इतना ही। आगे पेश है धरपकड़ न्यूज, लेकिन उससे पहले ये QR कोड जो आपको मेरे बगल में दिख रहा है, इसे स्कैन कर लें। यह जरूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता देश के लोकतंत्र को मजबूत करे, पत्रकारिता पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, तो आपको आगे आना होगा। न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आपका थोड़ा सा खर्च हमारे हौसले और हमारी पत्रकारिता दोनों के लिए जरूरी है। आगे आ रहा है धरपकड़ न्यूज। धरपकड़ न्यूज। होली आ गई है। हर कोई बुरा नहीं मानने की सलाह मुफ्त में बांट रहा है। इस सलाह की आड़ में फितूरी लौंडों को मनमानी करने का बहाना मिल गया है। खैर उन्हें छोड़िए, संभल के CEO अनुज चौधरी को लीजिए। सलाह की चाशनी में डुबाकर उन्होंने धमकी जारी की है। होली साल में एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है, इसलिए दिक्कत है तो अपने घरों के अंदर रहें। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। चौधरी साहब ने इशारों में साफ कर दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो और उनकी पुलिस साल में एक बार वाले के साथ रहेंगे। होली पर इतना भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देकर अनुज चौधरी ने मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने यह प्रयास ही नहीं किया कि सब लोग मिलजुल कर प्यार से होली और रमजान मनाएं। उन्होंने सीधे कहा कि जिन्हें होली से दिक्कत है वो अपने घरों में रहें। इस तरह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की गरिमा बहाल हो गई। धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर अनुज चौधरी के बड़े भाई सुधीर चौधरी की है। रिश्ते में नहीं, विचारों में बड़े भाई। होली के मौके पर मोहब्बत और भाईचारा फैलाने में इस स्वयंसेवक पत्रकार का योगदान न भूतो न भविष्यति। किसी भी त्योहार के मौके पर लोगों के मन में घृणा, जहर, नफरत और हिंसा की भावना पैदा करना ही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। और मुबारक शब्द हिंदी का नहीं बल्कि वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है, जो उर्दू के लिए भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन
आपने कभी किसी हिंदू को यह कहते हुए सुना है कि उसने होली मुबारक कहने का कभी किसी को विरोध किया हो, किसी ने कह दिया हो? प्राइम टाइम और गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता का जिम्मा कैसे कैसे नफरत के सौदागरों के हाथ में है, जिनका काम था ये संदेश देना कि होली और ईद मिलकर मनाएं, वो पहले से ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम भड़काने में लगे हैं। धरपकड़ न्यूज में अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मियां टियां या पाकिस्तानी कहना उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अपराध नहीं है। एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 से मुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मियां टियां और पाकिस्तानी कहना निसंदेह बुरी बात है और बुरी बातें नहीं कहने की सीख तो हमें बचपन से ही मिलती आ रही है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मियां टियां और पाकिस्तानी कहना गलत होगा, लेकिन ये उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं होगा। इस मामले में जस्टिस बीवी नागर रत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। हमारे देश में बहुत से लोगों को दूसरों को जाति का नाम लेकर गरियाने में सुख मिलता है। ऐसे लोग खुद को ऊंची जाति का मानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अपराधी की भावना क्या थी और उसका डिटरेंस बनाने के लिए अदालत ने क्या रास्ता दिखाया। धरपकड़ न्यूज की अगली खबर भारतीयों की नैतिकता को 7वें आसमान पर ले जाती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बंटी निनामा नाम का एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके परिवार से कहा गया कि बंटी कोमा में चले गए हैं और बाहर लाने के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। भुगतान से पहले ही बंटी कोमा और आईसीयू दोनों से बाहर आ गए। यह निजी अस्पतालों के फ्रॉड और अनैतिक कारोबार की कहानी है जो गाहे बगाहे हमें देखने सुनने को मिलती रहती है। अस्पताल निनामा के परिवार से 1 लाख मांग रहा था। परिवार बहस कर रहा था। 1 लाख की बहस सुनकर बंटी निनामा हाथ से कोनोला सिरिंज निकालकर ग्लूकोज की बोतल हाथ में लटकाए आईसीयू से बाहर आ गए। इस तरह यह साबित हुआ कि अस्पताल वाले बेईमानी कर रहे थे। एक कंफ्यूजन ये जरूर रहा कि कहीं निनामा 1 लाख खर्च की बात सुनकर तो कोमा से बाहर नहीं आ गए। ये तो निनामा और भगवान 2 ही लोग बता सकते हैं। धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर दैनिक जागरण उर्फ ब्राह्मण जागरण से है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ब्राह्मण जागरण अखबार के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी की बेटी की शादी थी। वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से राज्य संपादक सदगुरु शरण अवस्थी, पंजाब के स्थानीय संपादक अमित शर्मा, उत्तर प्रदेश के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल, बिहार झारखंड के राज्य संपादक आलोक मिश्र और एनसीआर के संपादक महेश कुमार शुक्ल एक साथ मंच पर पहुंचे। इस तरह से भारत की पत्रकारिता में सामाजिक डाइवर्सिटी की मौत हो गई। जो लोग आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं वो एक खास जाति और विचार से पीड़ित हैं। उनका भारत के न्यूज रूम्स में कब्जा है। उनके रहते भारत की बहुलता विविधता वाले समाज की कहानियां आप तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जावेद अख्तर साहब से माफी सहित। धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के मंदिर के घंटे अमीश देवगन से जुड़ी है। समय समय पर इनके मेहमान इनको बजाते रहते हैं और समय समय पर ये थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछले हफ्ते एक बार फिर से इनके सामने मर्यादा मोमेंट उपस्थित हो गया। पहले लोग इनके चरित्र का आकलन करते थे, अब लोग इनकी पतलून का जिक्र करने लगे हैं। मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? यह सुनते ही अमीश जी आपे से बाहर हो गए। होना भी चाहिए क्योंकि उन्हें सब पता है। किसकी पतलून कहाँ गीली होती मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अमीश भाई का गीली पतलूनों का कारोबार है। उन्हें मत बताइए कि किसकी गीली है और किसकी सूखी है। धरपकड़ न्यूज में अगली खबर योगी आदित्यनाथ जी के प्रयागराज से है। मैं बीते 3 एपिसोड से कोशिश कर रहा हूं कि महाकुंभ की खबरें अब टिप्पणी में शामिल नहीं करूंगा, पर योगी जी हर बार कुछ न कुछ मसाला दे ही देते हैं। विगत हफ्ते उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमाने वाले नाविक पिंटू मेहरा की शान में कसीदे पढ़े। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप बचत उनकी बचत देखेंगे
तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। विधानसभा में जो योगी जी ने सुनाया वो पिंटू मेहरा की सक्सेस स्टोरी है। पिंटू प्रयागराज के सम्मानित नागरिक हैं। इसके बाद एबीपी न्यूज ने जो सुनाया वह बताता है कि पिंटू कुख्यात अपराधी भी हैं। इतना ही नहीं, पिंटू के पापा बच्चा भी जराइम की दुनिया में खासा दखल रखते हैं। पिंटू की संक्षेप में तारीफ ये है कि उनके ऊपर हत्या के प्रयास, उगाही आदि के 21 मामले दर्ज हैं। इनके अपराधों का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाविक परिवार के मुखिया पिंटू महारा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, उसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। यह पिंटू की बहुमुखी प्रतिभा का वह पक्ष है जिसके योगी जी शायद ही मुरीद हों। पिंटू का दूसरा पक्ष और भी रंगीन है। उनका परिवार प्रयागराज में बोट सिंडिकेट चलाता है। उनके पास 130 नावें हैं। जिसके पास इतनी नावें हैं उसकी आमदनी ज्यादा होगी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस यह जानने में था कि क्या पिंटू ने सरकार द्वारा तय किराए ही तीर्थयात्रियों से वसूले या फिर अनाप शनाप उगाही की, और पिंटू के पास 130 नावें आई कैसे। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए पिंटू तारीफ से ज्यादा शर्म का बायस बन गए। एक अपराधी की तारीफ, क्या योगी जी और उनकी पुलिस प्रशासन को पिंटू के आपराधिक अतीत की जानकारी नहीं थी? क्या महाकुंभ की सफलता का श्रेय लेने के चक्कर में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी? धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर शर्मा जी के खबरिया चैनल इंडिया टीवी से है। खबरों की भीड़ में यह धीरे से भाजपा का मुखपत्र बन जाता है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। यहां तक तो चलता है, लेकिन रेत पिसान सान कर कभी कभी ये चैनल रोटी बनाने की कोशिश करने लगता है। वह ज्यादा दिक्कत की बात है। जैसे इन दिनों बागेश्वर वाला बाबा कथावाचन के लिए बिहार गया हुआ है। यह अपने आप में शोध का विषय है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां पहले से ही यह बाबा कथावाचन शिविर लगाने पहुंच जाता है। बिहार की राजनीति या चुनाव और बाबा बागेश्वर का कथावाचन दोनों एकदम अलहदा विषय हैं। दोनों घटनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया टीवी हैं और न्यूज रूम्स का न्यूज सेंस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आयातित हो रहा है, तो फिर आप इन दो अलहदा चीजों को आपस में सानकर ये शो बना सकते हैं। बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 80 लाख हैं, जिनमें महिला वोटर 3 करोड़ 72 लाख हैं। 2020 में बिहार की 41% महिलाओं ने एनडीओ को वोट किया था। महागठबंधन को सिर्फ 31% महिलाओं का सपोर्ट मिला था। महिलाएं इस बार के चुनाव में क्या करेंगी, इसका सैंपल यहाँ देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा इंडिया टीवी रेत पिसान को आपस में सान रहा है। बहरहाल शर्मा जी ने कभी बहुत दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की है। धरपकड़ न्यूज में आज बस इतना ही। धरपकड़ न्यूज। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के एक यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला से है। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। यह गांव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में है। चुनाव के दौरान शिवराज घर घर बिजली पहुंचाने का दावा करते थे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। जाट मोहाई के आदिवासी वर्ग के लोगों ने पॉलिटिक्स वाला की टीम को बताया कि वो पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वे बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से भी महरूम हैं। डिस्पोजल यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। वोट लेने का जब नंबर आता है, जब आ जाते हैं फिर भूल जाते हैं। मजबूरी हमारी, बहुत दिक्कत आती है। जंगल में रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं सुनते हमारी तो। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।